नमस्कार, आप देख रहे हैं धन दौलत और मैं हूं विवेक लॉ और मेरे साथ मौजूद हैं जाने माने फाइनेंशियल एक्सपर्ट सूर्य भाटिया। बहुत बहुत धन्यवाद सूर्य आने के लिए। इस साल की शुरुआत शेयर बाजार में गिरावट की खबरों के साथ हुई है। इस गिरावट ने इक्विटी में पैसा लगाने वाले निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है। हमारे पास भी चिंतित निवेशकों की लगातार ईमेल आ रही है। सबको चिंता है कि अब शेयर बाजार में किए गए निवेश का क्या होगा। आज धन दौलत में हम आपकी इसी चिंता को दूर करने के लिए सूर्य भाटिया के साथ चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे आखिर कैसे आप दूर कर सकते हैं अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की खामियां जो अक्सर आपको निवेश लक्ष्यों तक पहुंचने नहीं देती। बहुत बहुत धन्यवाद सूर्य एक बार फिर आने के लिए। और ये बताइए कि ये साल तो बहुत ही बुरी शुरुआत सी हो गई, सेंटिमेंट काफ़ी ख़राब हो गया है, शेयर बाज़ार काफ़ी डाउन हो गया है और लोग चिंतित हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? शुरुआत आप इस साल की देखिए या फाइनेंशियल ईयर साइकिल देखिए या कैलेंडर ईयर साइकिल देखिए, आपका जो भी एक्सपोजर आप लेते हैं शेयर मार्केट में, चाहे आप डायरेक्ट स्टॉक्स खरीदें या आप इन्वेस्ट करें म्यूचुअल फंड्स के ज़रिए, आपका जो हम बार बार यही बोलते आ रहे हैं शो के अंदर कि जो भी आपका एक्सपोजर है स्टॉक्स के अंदर वो आपका लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए, वो निवेश आपका लंबे समय के लिए होना चाहिए। ये बार बार इस बात पे हम इसको स्ट्रेस देते हैं। और अगर आपने इसको मान लिया है और कर लिया है अपने पोर्टफोलियो में, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि लंबे समय में निवेश करेंगे तो आज की डेट में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको फ़ायदा देगा। आज की डेट में मेरी जो पीई चल रही है वो एवरेज ट्रेलिंग पीई 17 के आसपास की है। इससे बेटर यही है कि मैं आज निवेश करूं जबकि मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर थी और 18, 19, 20 की पी चल रही थी। तो अगर मैं आज के समय में निवेश करूंगा तो मुझे लंबे समय में फ़ायदा देगा। जो आप आज देख रहे हैं, जैसे काफ़ी मेल्स आ रही हैं, कॉल्स आ रही हैं, अगर आप घबराएंगे नहीं, उस लंबे पीरियड के लिए निवेश रखेंगे, आपको बस ये देखना है कि जो आपके एसेट्स हैं इक्विटी के अंदर, चाहे स्टॉक्स में या फंड्स के जरिए, क्या वो सही हैं, क्या उन्होंने जो अभी गिरावट आई है उसमें उनकी गिरावट कम थी या ज़्यादा थी, क्या उसमें कुछ बदलाव करना है, ये आप जरूर करिए। बट क्या मुझे इक्विटी से निकल के क्या मुझे सिक्योर्ड एसेट में आ जाना चाहिए? क्या मैं एफडी में आ जाऊं या मैं डेट फंड में आ जाऊं? बिल्कुल नहीं। सूर्य, आप पोर्टफोलियो एलोकेशन की भी बात करते हैं हमेशा कि बहुत ज़रूरी होता है देखने के लिए। तो मेरा ये सवाल है आपसे कि अगर किसी के पास 100 रुपये थे जो इन्वेस्टेड थे और उसमें 60 या 70 रुपये उन्होंने इक्विटी में डाले थे और 30 रुपये डेट में डाले थे, तो आज जो ये 60 या 70 रुपये उन्होंने डाले इक्विटी में वो घट चुके हैं। तो अगर आपकी एसेट एलोकेशन जो भी आपके फाइनेंशियल प्लानर ने बनाई है आपके लिए वो है 70-30, तो अब वो जो 70 है वो तो कम हो चुका है क्योंकि 7.5-8% गिर चुकी है मार्केट। तो क्या इस वक्त आपको उसको बढ़ाकर वापस 70 पे लाना चाहिए? जो ये एसेट एलोकेशन चलता है वो कितने समय में देखना पड़ता है इसको हम रीबैलेंसिंग बोलते हैं, पोर्टफोलियो का, पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। ऐसे अगर आपका एलोकेशन इक्विटी डेट का 70 और 30 की आपकी अगर रेशियो मेंटेन आप करना चाहते हैं और आपके एडवाइज़र ने ये रिकमेंड किया हुआ है आपको, तो आज की डेट में मेरी जनवरी के महीने में ही इस साल के अंदर 8 से 9% की गिरावट आई है। अगर आप एक साल पहले चलिए तो मेरी अभी तक की गिरावट टोटल 18 से 20% की गिरावट है। अगर आपका पोर्टफोलियो 70 का 50 या 55, 50 के 70 के बीच के आपका अगर पोर्टफोलियो है तो आप अपने पोर्टफोलियो को दोबारा रीअलाइन करके, रीबैलेंस करके ज़रूर लाइए 70 के पास। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 55 का 70 आज ही कर लीजिए। आप एक टाइम फ्रेम थोड़ा डिसाइड करिए कि अगले 3 से 6 महीने के अंदर आपका पोर्टफोलियो दोबारा उसी प्रतिशत पे आ जाना चाहिए जो कि आप मेंटेन करते आ रहे हैं, जो कि 70 और 30 है, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे हमने जो लिया है। तो वो 15% का जो आपका गिरावट है आप 6 महीने में बढ़ाइए। इसका क्या मतलब है कि जो मेरा डेट पोर्टफोलियो है जो कि 30 का 45 हो गया है या लगभग उसके आसपास पहुंच गया है, उसको मैं कम करके वहां से शिफ्ट करके मैं इक्विटी में लाऊंगा। तो एक तरीका तो ये है कि आप अगले 6 महीने में, या अगर आप फंड्स कर रहे हैं तो एसटीपी शुरू कर लीजिए, ताकि हर हफ्ते या हर महीने आप कुछ अमाउंट को निकाल कर देख लीजिए कितनी आपको अमाउंट ट्रांसफर करनी है, निकाल कर इक्विटी में निवेश कर दीजिए। या अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स भी करते हैं तो भी यही माध्यम आप यूज कर सकते हैं, ताकि अगले 3 से 6 महीने में आपकी जो होल्डिंग है वो उसी लेवल पे आ जाएगी। इसका तात्पर्य क्या निकलेगा कि मेरी जो आज की बाई है वो कम लेवल पे होगी
और अगर कल को मार्केट और नीचे गिरती है, अगर हम मान के चलें थोड़ी देर के लिए कि मार्केट में भी काफ़ी वॉलेटिलिटी है और कुछ देर तक ये बनी रहेगी, तो आप अगले समय में, अगले 6 महीने में आपकी रुपी कॉस्ट एवरेजिंग भी होती रहेगी, जो भी हम काफ़ी स्ट्रेस देते हैं इस बात पे भी। एसआईपी के जरिए वही तरीका आप एसटीपी के जरिए भी पा सकते हैं। बहुत से सवाल हैं सूर्या आपके लिए, आइए चलिए लेते हैं, जितने ज़्यादा से ज़्यादा ले पाएँ लेने की कोशिश करते हैं। आज सिद्धू स्वामी का ये सवाल हमें मिला है, ये 33 साल के हैं। सिद्धू की तनख्वाह है 56,000 रुपये महीने की। इनकी शादी हो चुकी है और एक 2 साल का बच्चा भी है। एसआईपी टैक्स सेवर में ये हर महीने 10,000 रुपये निवेश करते हैं। 14,000 का पर्सनल लोन चल रहा है। 8,000 रुपये महीना हाउस रेंट चुकाते हैं। शेयर बाजार में 10,000 रुपये लगाए हुए हैं। जानना चाहते हैं कि किस तरह से परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी और खुद के लिए टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदें। साथ ही सबसे ज़रूरी सवाल कि किस तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग की जाए जिससे एक बेहतरीन जीवन जीने की तमन्ना पूरी हो जाए। मुझे तो लगता नहीं कि अब तक ये सही रास्ते पर है। तो पॉलिसी तो लेना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से ये जा रहे हैं, पर्सनल लोन भी लिया हुआ है और डायरेक्ट इक्विटी में भी डाल रहे हैं, ELSS तो चलिए लिया है, अच्छी बात है, 10,000 SIP के जरिए डाल रहे हैं, तो क्या एडवाइस देंगे आप? सोच ठीक है, पर उसको अचीव करने का जरिया इन्होंने निकाला है वो ठीक नहीं है। अब इन्होंने बात करी है इंश्योरेंस की, शुरू करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस से। हेल्थ इंश्योरेंस में सबसे पहले आप क्या देखते हैं कि आजकल नई नई पॉलिसीज आ गई हैं, तो कुछ फीचर्स आपको कंपेयर करने पड़ते हैं। लोग सिर्फ प्रीमियम अमाउंट देखते हैं, वो आप देखिए, पर आखिरी में फीचर्स क्या होते हैं। जैसे आपकी रिन्यूएबिलिटी होती है कि क्या मेरी कंपनी हर साल मेरा पॉलिसी को रिन्यू करेगी बिना किसी कंडीशन के, उसको हम बोलते हैं एश्योर्ड रिन्यूएबिलिटी। अब वो चेक करिए। को पेमेंट कितनी है कि आपको कितना देना है और कंपनी कितना कंट्रीब्यूट करेगी। सबलिमिट्स कितनी है पॉलिसी के अंदर, क्या उसमें कुछ कैच लगाया है उन्होंने, कोई कैपिंग है उसके अंदर। कई पॉलिसीज में अब कैपिंग नहीं होती है, तो आप प्रेफर करेंगे कि जहां पर सबलिमिट्स बिल्कुल नहीं होती हैं और जितना भी आपने कवर लिया है वो पूरा आपको मिलता है। फिर आप चेक करेंगे कितनी मेरा उसका प्रीमियम कितना है। उस कंपैरिजन को देखकर आप अपनी पॉलिसी को चूज करिएगा। और क्योंकि अभी इनकी फैमिली की एज छोटी है, तो या तो ये इंडिविजुअल पॉलिसी भी ले सकते हैं या कॉम्बिनेशन ऑफ फैमिली फ्लोटर जिसको हम बोलते हैं, जिसमें आपको एक फ्लोटिंग कवर मिल जाता है, वो भी ले सकते हैं। बात करें लाइफ इंश्योरेंस की, इनकी टर्म इंश्योरेंस सबसे बढ़िया जरिया है आपको अपनी लाइफ को बीमा करवाने का। उसके अंदर आज की तारीख में आप ऑनलाइन टर्म प्लान भी करवा सकते हैं, जो कि काफ़ी सस्ता पड़ता है। 7 से 8 टाइम ऑफ योर एनुअल इनकम जैसे बोला जाता है, आप अपनी इंश्योरेंस कवर कराइए, अपना बीमा कराइए टर्म प्लान ऑनलाइन के जरिए। आखिरी जो इनका सबसे मेन सवाल है कि मैं अपनी प्लानिंग कैसे करूं ओवरऑल, इनका काफ़ी जो अभी सेविंग पैटर्न है थोड़ा अटपटा सा है। तो ऐसे इन्होंने ELSS किया हुआ है, पर्सनल लोन लिया है, इसका मतलब ये है कि इन्होंने अपने कैश फ्लो को ठीक से नहीं रखा। सबसे पहले अपने नीड्स को निकालिए, आपके क्या टारगेट्स हैं, क्या आपके फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप क्या चाहते हैं, उसको फिर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में डिवाइड करिए। उसके बाद आप ये देखिए कितना आप रिस्क ले सकते हैं, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, उसको नज़र में रखते हुए आप अपना निवेश करिए। कुछ पैसा आप डालिए जो कि अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप निकाल पाएँ। जैसे आप बैंक में FD RD शुरू करवा दीजिए, म्यूचुअल फंड्स में शॉर्ट टर्म फंड्स के आप SIP शुरू करवा दीजिए। और जो पैसा आप लंबे समय के लिए निवेश कर सकते हैं, जैसे अपने बच्चे के लिए 2 साल का जैसे उसकी पढ़ाई के लिए और आगे फ्यूचर सेटलमेंट के लिए, उसको आप इक्विटी में SIP के थ्रू के जरिए जाइए। और हम ये रिकमेंड ये करते हैं कि आप डायरेक्ट स्टॉक्स मत करिए कि अनलेस कि आप ये जानते हैं कि मैं इसको मैनेज कर सकता हूं, जो कि मुझे लग नहीं रहा है पोर्टफोलियो देखकर इनका। इसलिए प्रेफर करिए कि आप SIP के इक्विटी के थ्रू जाइए, क्योंकि इनको इक्विटी की थोड़ी समझ है, तो इसलिए डायरेक्टली इक्विटी फंड्स कर सकते हैं। नहीं तो हम ये बोलते हैं कि आप बैलेंस फंड के थ्रू स्टार्ट करिए और फिर धीरे धीरे आप बढ़िए इक्विटी फंड्स के अंदर। अगला सवाल है भुसावल मध्य प्रदेश से 30 साल के सनी अवतारमणि का। सवाल है इनका कि इनकी मासिक आमदनी है 15 से 20,000 रुपए की। PPF में सालाना 10,000 रुपये जमा करते हैं और 6,000 रुपये सालाना इंश्योरेंस प्रीमियम जमा करते हैं। जानना चाहते हैं कि एक छोटे शहर में औसतन जीवन बिताने के लिए क्या ये रकम काफ़ी है? अब ये तो बहुत ही मुश्किल सा सवाल है, क्योंकि जैसे आप नीड हमेशा यूज़ करते हैं वर्ड कि ज़रूरत क्या है आपकी, और वांट जिसको कहते हैं कि डिज़ायर जो होता है वो तो उसके ऊपर तो किसी का कंट्रोल होता नहीं है, तो कोई अंत ही नहीं है। तो लेकिन कोशिश करिए कि क्या इनको आप कहना चाहेंगे जो इनका अब तक का जो इन्वेस्टमेंट रहा है। जो इनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं अभी तक, अच्छी बात यह है कि ये सेविंग करना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, बट जो इनकी अभी जो निवेश कर रहे हैं
एक इनका जा रहा है पीपीएफ में, एक जा रहा है इनका एलआईसी प्रीमियम में। तो छोटे समय की जो इनकी ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए मेरे पास कोई माध्यम नहीं है अभी। पीपीएफ मेरा 15 साल का लॉक इन है, इंश्योरेंस भी 10 से 20 साल का आपका लॉक इन है। तो एक इनको अपनी बैंक में आरडी शुरू करवानी चाहिए, जिसको ये एक शॉर्ट टर्म कॉर्पस, एक नीड तरह के मान सकते हैं कि कभी ज़रूरत पड़ती है तो कभी पीपीएफ से ना निकालना पड़ जाए, इंश्योरेंस के अगेंस्ट लोन ना लेना पड़ जाए, तो एक आरडी शुरू करके एक आपका एक छोटा सा एक रकम बन जाती है, कभी ज़रूरत पे आपको वो काम आती है। और कोशिश करें कि अपना 10% आमदनी का ये अपना निवेश कर पाए। जैसे अभी इनकी जो एवरेज सेविंग होती है वो 1500 रुपये महीने की एवरेज बैठती है, 1400 रुपये की। तो क्या ये 2000 रुपया कर सकते हैं, 2500 कर सकते हैं? मुश्किल होगा, बट कोशिश करिए कि धीरे धीरे हर महीने थोड़ा सा इसको बढ़ाते जाएं, और एक छोटी कॉर्पस जो आपका क्रिएट होगा वो आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट देगा, क्योंकि अभी उम्र कम है, लंबे समय के लिए निवेश कर सकते हैं, तो एक अच्छा स्मॉल कॉर्पस बन जाएगा इनका। 28 साल के असिस्टेंट प्रोफेसर पीयूष दीक्षित का सवाल हमें मिला है। इनकी सैलरी 24,000 रुपये महीना है, हर महीने 8,000 रुपये तक बचा सकते हैं। जानना चाहते हैं कि बचाने और बढ़ाने के लिए निवेश के किस विकल्प को आजमाना बेहतर रहेगा। केवल 28 के हैं और सेविंग रेट काफ़ी अच्छी है कि 24 में से 8%, 30% 8,000 अगर ये बचा रहे हैं, 30% जैसे आपने कहा, तो सही रास्ते पर हैं और समय भी है इनके पास। तो क्या करना चाहिए? लंबा समय है इनके पास, उम्र छोटी है और पता है क्या करना चाहते हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग इन जैसे लोगों को ही मिलेगी। लंबे समय के लिए निवेश करें, समझिए कि क्या चाहते हैं इस पैसे से। अगर अपना रिस्क टॉलरेंस लेवल थोड़ा सा ये अगर ज़्यादा कर सकते हैं तो ये बैलेंस फंड के थ्रू एसआईपी शुरू करें म्यूचुअल फंड्स के अंदर। अगर इनका रिस्क टॉलरेंस लेवल थोड़ा सा कम है, इनको लगता है कि मैं इतना रिस्क अभी नहीं ले सकता हूँ, तो अभी बैंक में या म्यूचुअल फंड्स के अंदर एसआईपी करें, शॉर्ट टर्म फंड के अंदर। पर थोड़ा पढ़ें म्यूचुअल फंड्स के बारे में, थोड़ा समझिए उनके बारे में, तभी एक कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा। जो हम कहते हैं एजुकेशन से कॉन्फिडेंस आएगा आपको, वो आपका बिल्टअप होगा। उसके बाद शुरू करें बैलेंस फंड में और धीरे धीरे उसको इंक्रीज करें ताकि इक्विटी में जाएं, क्योंकि वही एक माध्यम है जहां पर आप इन्फ्लेशन को लंबे समय में बीट कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। जाने माने फाइनेंशियल प्लानर सूर्य भाटिया हमारे साथ मौजूद हैं। अगला सवाल है कनाडा से, राकेश शर्मा ने भेजा है। ये म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन इसके बारे में किसी तरह की जानकारी इनके पास नहीं है। जल्दी ही ये भारत में आकर बसने वाले हैं और आजीविका के लिए अपने निवेश पर ही निर्भर रहने वाले हैं। पूछा है कि क्या म्यूचुअल फंड एफडी से ज्यादा रिटर्न दे सकते हैं और क्या इनसे मासिक आमदनी भी हो सकती है? देखिए, अभी तक भी एक मिथ है मार्केट के अंदर कि म्यूचुअल फंड्स का मतलब होता है इक्विटी में निवेश। वैसे आप यहाँ पर भी अगर देखिएगा तो यही मतलब निकल कर आता है कि क्या इसमें रिस्क है, क्या इसमें रिस्क फ्री ऑप्शन भी आपको मिल सकती है। म्यूचुअल फंड सिर्फ एक जरिया है जिसके माध्यम से आप निवेश कर सकते हैं और अलग अलग एसेट क्लासेस में आपको एक्सपोजर मिल सकता है। जैसे इनकी बात अभी करें हम राकेश जी की, तो ये चाहते हैं कि मुझे कोई एफडी जैसा कोई इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है हमारे पास। बिल्कुल है। आप अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड्स देखिए और उसमें से आप SWP प्लान शुरू कर सकते हैं, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, जो आपको हर महीने, जैसे एफडी इनको हर महीने एक तरह से एक आमदनी देती है, वहाँ पर भी आपको हर महीने की पहली तारीख को या जो भी ये अपना फिक्स करना चाहे, एक पर्टिकुलर अमाउंट की आमदनी इनको रकम मिल सकती है मासिक। क्योंकि आप इस तरीके से इसको स्ट्रक्चर करेंगे कि आपकी हर महीने एक रकम आ जाएगी। एडवांटेज मुझे क्या मिलता है? टैक्सेशन का, क्योंकि ये कह रहे हैं कि मेरे पास इंडिया में आकर और कोई इनकम नहीं होगी, तो ये मैं मान रहा हूं कि थोड़ा कॉर्पस इनका बड़ा होगा, तो एफडी का जो भी ब्याज है आपका इनकी मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स पे पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। इसके अंदर क्योंकि हम SW प्लान यूज कर रहे हैं, कुछ रकम ये मानी जाती है टैक्सेशन के अंदर कि हम प्रिंसिपल रिडीम कर रहे हैं और कुछ पार्ट इंटरेस्ट का उसके अंदर आ रहा है। तो ओवरऑल आपको टैक्सेशन में बेनिफिट मिलेगा और लिक्विडिटी आपकी बेटर रहती है। कुछ अगर आपको जरूरत होती है, पर इनको एक स्टेप ऊपर लेना पड़ेगा। इसके कुछ कॉर्पस इसके अंदर रख के अपनी इनकम स्ट्रीम शुरू करें, कुछ कॉर्पस जो कि आपका लंबे समय के लिए निवेश कर सकते हैं, उसको आप इन्वेस्ट करिए लॉन्ग टर्म के लिए। तो जो आपकी ओवरऑल जो आपकी रिटर्न निकल कर आएगी दोनों पोर्टफोलियो से, वो आपकी एफडी से बेहतर होगी।
बहुत बहुत धन्यवाद सूर्या आने के लिए एक बार फिर और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। धन दौलत में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप भी निवेश के किसी विकल्प, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, रियल एस्टेट, इंश्योरेंस, बैंक एफडी वगैरह के बारे में कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमें dhandaulat@aajtak.com पर मेल कर सकते हैं। धन्यवाद।